तो भाई आज की जो क्लास है हमारी, ये क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की लेसन नंबर 8 की जो संविधान वाली आपकी किताब है उसका 8th लेसन हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम आपका स्थानीय शासन है। हमने अपनी जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर स्थानीय शासन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और उस स्थानीय शासन की इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से मेन कंसर्न के बारे में बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के पेपर में। जैसे इस चैप्टर में सपोर्टिंग मटेरियल से हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जो मुख्य बिंदु है वो कौन सा है। सबसे पहला है कि हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है, स्थानीय शासन किसे कहते हैं, स्थानीय शासन हमारे लिए उपयोगी किस प्रकार से है, भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ है, 73वां संविधान संशोधन क्या है, 74वां संविधान संशोधन किया है, पंचायत का त्रिस्तर बनावट क्या है, और साथ ही साथ में जो स्थानीय शासन की व्यवस्था भारत में किस प्रकार से की गई है। हम इन सभी चीजों को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम से ही पहले क्लियर करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है आप सभी के लिए? चैप्टर का नाम है स्थानीय शासन। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम स्थानीय शासन है, तो हमें ये पता होना चाहिए स्थानीय शासन कहते किसे हैं। तो आप सबको याद रखना है, स्थानीय शासन चाहे हम गांव में रहते हो चाहे हम शहर में रहते हो, जिस भी जगह रहते हैं वहां के सबसे नजदीक का जो शासन होगा वो स्थानीय शासन होता है। स्थानीय शासन अगर हम देखें तो एक होता है आपका गांव यानी ग्राम, दूसरा आपका ब्लॉक और तीसरा आपका जिला। ये तीन बनावट हो जाती है आपकी, जिसमें हम आप ग्राम, इसके बाद में ब्लॉक और इसके ऊपर आपका हम क्या देखते हैं, जिला। तो ये तीनों के तीनों स्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। जैसे यहाँ पर कह रहा है गांव और इस जिला स्तर के जो स्थानीय शासन है, वहां का जो स्वशासन है वो एक तरीके से स्थानीय शासन है। हम कह सकते हैं गांव और जिले का जो सबसे नजदीकी शासन है वो क्या कहलाता है, आपका स्थानीय शासन। कहता है कि ये आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनाए कि क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, एक आदमी के नजदीक का सबसे जो शासन होता है उसे कौन सा शासन कहते हैं एमसीक्यू में, तो वो स्थानीय शासन होता है। इसमें जनता क्या करती है, अपनी रोजमर्रा या प्रतिदिन दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं होती है उन समस्याओं को क्या करती है, कम खर्च में और तेजी से निपटारा करा लेती है। कम खर्च में और तेजी से निपटारा करने का मतलब क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं कि जनता की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम्स को वो अपने पंचायतों में या फिर नगर निगम के पास जाती है और वो उसको सॉल्व करा देती है। जैसे हमारी रोजमर्रा की समस्याएं कई प्रकार की हो सकती है। सफाई की समस्या हो सकती है, सफाई की समस्या के अलावा अगर हम देखें तो आपसी छोटे मोटे विवाद के हो सकते हैं। तो ये समस्याएं जो हमारी आस पड़ोस की समस्याएं हैं उन्हें हम कम खर्च में और जल्दी जल्दी कम समय में ही हम क्या कर सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। ये स्थानीय शासन है। और अगर हम देखें तो भारत में स्थानीय शासन को क्या किया है भाई, कानूनी दर्जा मिला है। अब यहाँ पर हम स्थानीय शासन के बारे में बात करते हैं, तो स्थानीय शासन को हम दो वर्गों में या दो भागों में विभाजित करते हैं। स्थानीय शासन जो है उसे हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। स्थानीय शासन एक होता है आपका जहाँ गांव होते हैं, गांव के स्थानीय शासन को, और दूसरा आपके नगर यानी जो शहर होते हैं। गांव में आपकी स्थानीय शासन जो है वो पंचायत होती है, और जो जहाँ पर नगर यानी शहर होते हैं वहां पर आपकी नगर निगम होती है। आप सभी को याद रखना है। इसमें अगर हम देखें तो पंचायतों का जो कार्य क्षेत्र है वो वृहत है, वो काफी बड़ा है। और नगर निगम का जो कार्य क्षेत्र है, क्योंकि वो शहरी इलाके में है, पहले से ही वो थोड़ा बहुत डेवलप होता है, तो उसका जो कार्य क्षेत्र है वो ज्यादा वृहत नहीं है। ज्यादा वृहत होने का मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है। अब आपको ये भी बता दूं, जो इसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि भाई जो हमारे यहाँ पर स्थानीय शासन है उसे संवैधानिक दर्जा मिला है, तो जो गांव की पंचायतें होती है वो 73वां संविधान संशोधन के तहत उसे एक सरकारी दर्जा मिला है, और जो शहरों में नगर निगम होती है शासन के लिए उसे उसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए स्थानीय शासन का संविधान संशोधन संसद में कब पेश किया गया, तो 1992 में पेश किया गया। पेश करने का मतलब उसे प्रस्तुत किया गया, और 1993 में अगले ही वर्ष इसके अंदर क्या बन गया, कानून बन गया। और 1993 से ही हमारे देश में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। याद रखना है 1993 से पहले भारत के अंदर पंचायतें तो होती थी। पंचायतें जब हमारे यहाँ पर हमारा देश आजाद नहीं हुआ
हमारे देश का संविधान भी नहीं लिखा गया, पंचायतें तो तब भी थी, परंतु वो पंचायतें क्या थी, जाति आधारित थी, या लोगों ने अपने पास पड़ोस के फैसले लेने के लिए अपनी जातिगत पंचायतें बना रखी थी, अपने गांव की पंचायतें बना रखी थी। उसे सरकार द्वारा कोई भी मान्यता या फिर सरकार द्वारा उसे कोई भी सहयोग नहीं दिया जाता था पहले। परंतु जैसे ही स्थानीय शासन का अधिनियम पास हुआ, 73वां और 74वां संविधान संशोधन हो गया, उसके बाद से क्या किया गया कि भाई सरकार द्वारा स्थानीय शासन की मदद की जाने लगी। नियमित रूप से हर 5 वर्ष के बाद में अब स्थानीय शासन के चुनाव होते हैं, गांव में हो तो पंचायत के, शहर में हो तो नगर निगम के, और इनको संविधान से कुछ विषयों का भी हस्तांतरण किया गया है। मैं इसके बारे में भी आप लोगों के लिए चर्चा करूंगा। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। आगे कहता है, ध्यान से सुनिए, कहता है कि भाई लोकतंत्र का क्या अर्थ है। अब यहाँ पर पंचायत है, कहा जाता है पंचायत में जो भी फैसले लिए जाते हैं उसमें स्थानीय लोग शामिल होते हैं, क्योंकि वो पंचायत स्थानीय लोगों के लिए होती है, स्थानीय लोगों के द्वारा ही बनी होती है, और वो स्थानीय लोगों की जो विवाद होते हैं उन विवादों को सुलझाती है। तो अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में भी तो ऐसे ही होता है। लोकतंत्र में जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा शासन, जनता इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोकतंत्र का आकार या फिर लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो बदल गया। लोकतंत्र को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक ऐसा लोकतंत्र होता है जिसे हम बोल देते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक आपका हो जाता है जिसे हम बोल देते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक तरीके से पंचायत की तरह है, जिसमें एक सभा की तरह सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो अपने फैसले सभी की आम सहमति से लेते हैं। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल, जो कि हमारे देश में होता है जब हम MP MLA चुनते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम जिन लोगों को चुनते हैं वो लोग विधानसभा में या फिर संसद में जाते हैं और वहां जाकर हमारे लिए कानून बनाते हैं। हमारा काम केवल सरकार को चुनने का होता है और सरकार आगे अपने हिसाब से काम करती है। सरकार को जिन जिन क्षेत्रों में लगता है कि उसे डेवलपमेंट करना चाहिए, विकास करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, वो उस क्षेत्र में कार्य करता है, बाकी और किसी क्षेत्र में कार्य नहीं करता। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि भाई लोकतंत्र का एक प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो क्या है, पंचायत है। लोकतंत्र का मतलब क्या है, सार्थक भागीदारी। सार्थक का मतलब सभी की भागीदारी हो और सभी के प्रति जवाबदेही हो, यानी जनता जो है उसके जब फैसले लिए जाएंगे वो सबकी सर्वसम्मति से लिए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जनता के लिए जो भी निर्णय होंगे वो जनता को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए जनता की इच्छाओं का ध्यान रखा जाएगा। जनता नहीं चाहेगी तो फैसले नहीं लिए जाएंगे। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन की सक्रिय भागीदारी उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करता है। कहता है कि स्थानीय शासन में अगर भागीदारी है तो उसका उद्देश्य वो क्या करेगा, सुनिश्चित करता है। उद्देश्य सुनिश्चित करने का मतलब यह है कि सभी लोगों के लिए न्यायपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जाते हैं वह कम से कम लोग तथा उनके प्रतिनिधि के हाथ में होना चाहिए। देखो, कहता है जो भी फैसले लिए जाते हैं वो कम लोग होते हैं। अब पंचायत आपने देखी है कभी, उसमें एक तो होगा प्रधान या मुखिया जिसे आप कह दोगे। दूसरी बात, उसके अंदर और भी सदस्य होते हैं, उप प्रधान भी हो सकता है, वार्ड मेंबर हो सकते हैं। वार्ड मेंबर एक तरीके से, वार्ड मेंबर वो लोग होते हैं जो प्रधान के सहयोगी होते हैं। प्रधान जब फैसले लेता है तो उन सदस्यों से अपनी सहमति जताता है, क्योंकि पंचायत के अंदर जो भी फैसला होना होता है, जो भी विवाद होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों होता है। बायां पक्ष और दायां पक्ष का मतलब है दो लोगों के बीच में मतभेद होगा तो दोनों पक्ष को वहां पर बुलाया जाता है, दोनों की बात सुनी जाती है और वार्ड मेंबर सभी एक दूसरे से चर्चा करते हैं। पंचायत सबसे अच्छा फैसले का हिस्सा है मेरे नजर से, मेरी दृष्टिकोण से। और हमारे देश में पंचायती सिस्टम क्यों किया गया, क्योंकि गांधी जी की और भी बहुत से ऐसे नेता थे जिनका कहना था कि सत्ता का ना केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, यानी पावर जो है कुछ ही लोगों के हाथ में सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। कुछ ही लोग शासन में अपनी भूमिका ना निभाएं, मौका सबको मिले, अवसर सबको मिले, इसीलिए हमने क्या किया है, स्थानीय शासन को चुना। आम जनता राज्य सरकार व केंद्र सरकार से कहीं ज्यादा स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार से परिचित होती है। देखो, हम लोगों को तो ये भी नहीं पता हमारा मुख्य देश का न्यायाधीश कौन है,
जो लोग पढ़े लिखे नहीं होने तो ये भी नहीं पता होगा हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है, बहुत कम लोगों को पता होगा, ना के बराबर हम कह सकते हैं। तो वो उन लोगों को नहीं जानते, वो अपने स्थान के आसपास जो शासन करने वाले लोग हैं उनको समझते हैं। इसीलिए कह रहा है कि स्थानीय सरकार से जनता ज्यादा परिचित होती है। हमारे देश में शासन का 3 रूप बनाया गया है। पहला केंद्रीय सरकार, संघवाद में हमने पढ़ा है 3 स्तर की सरकार है। दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार को 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका पंचायती राज, दूसरा नगर पालिका। ऐसे ही पंचायत को 3 भागों में बांटा गया, भी मैंने बताया था आप लोगों को। एक ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पे आपका ब्लॉक पंचायत और तीसरे नंबर पे आपका जिला परिषद या फिर जिला पंचायत। अगली बात नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद, इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। बोलोगे भैया ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, तो आप इसके बारे में धीरे धीरे समझोगे। अभी हमने इस तरीके से इसको बांटा गया। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है। ये क्वेश्चन भाई अधिकतर 4 मार्क्स में आता है, मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है स्थानीय शासन हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, सहायक है। उपयोगिता बताओ, प्रासंगिकता बताओ, ये सारे के सारे एक ही सवाल है। कहता है पहला, मजबूत लोकतंत्र व्यवस्था कायम करने के लिए। लोकतंत्र मजबूत कब होगा, जब वहां की जनता सरकार में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाती है, तो वो मजबूत लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि किसी देश में जनता केवल सरकार को चुनकर अपना काम उसका खत्म हो जा रहा है, और सरकार जो कानून बना रही है उस कानून के लिए जनता बार बार रोड पे विरोध करने आ रही है, तो ऐसी सरकार का होने का कोई फायदा नहीं है। तो आप बोलोगे भारत में तो ऐसे ही होता है, सरकार कोई एक कानून बनाए, विपक्ष की पार्टियां रोड पे उतर आती है। सवाल निकल के ये आता है कि विपक्ष का काम तो कमियां निकालना ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, विपक्ष अगर कमी निकालता है तो ये हमारी सरकार की कमी नहीं है, ये बल्कि अच्छा ही है। अब आप बोलोगे कि हमारे देश में लोकतंत्र और अच्छे से काम कर रहा है, परंतु लोकतंत्र में क्या है कि निर्णय जो लिए जाएंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर वो जनता की सहमति से लिए जाएंगे। और शासन में अगर जनता का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक अगर शासन में पार्टिसिपेशन कर रही है, तो उससे ज्यादा अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। दूसरी बात, स्थानीय स्तर की राजनीति से आर्थिक भागीदारी सुरक्षित करने हेतु। कहता है हमारे यहाँ पर जो भी स्थानीय स्तर के कार्य होते हैं, अगर पंचायत उसका कार्य कराती है तो वो काम और आसान हो जाता है। जो पंचायत के बाद में या फिर जो स्थानीय स्तर है उसके बाद में, जैसे आप देखते हो राज्य स्तर की सरकार होती है, तो राज्य स्तर की सरकारों पर इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं आता। स्थानीय सरकार अपने क्षेत्र का विकास, अपने क्षेत्र की साफ सफाई, अपने क्षेत्र की जो बुनियादी शिक्षा व्यवस्था है उसको अच्छी तरीके से करने में वो काम करती है। कहता है सामान्य नागरिक का प्रतिनिधियों तक पहुंचने हेतु। अब भाई आप देखते हो हमारे देश में बहुत सारे लोग के साथ गलत हो भी रहा होता ना, तो वो लोग जानबूझकर उसका विरोध नहीं करते। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है, लोगों का कहना है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर कौन काटे। अगर वो गलत नहीं भी होते तो ऐसे केस में कई बार वो क्या करते हैं, अपना ही गलती मानकर वो उस मामले को रफा दफा कर लेते हैं। या फिर हम कह सकते हैं हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खर्चीली है, बहुत ज्यादा बेकार है, लोगों को एक्चुअल में न्याय नहीं मिल पाता। इस वजह से जनता अपने प्रतिनिधियों तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन स्थानीय शासन उन्हें यह अवसर देता है कि वो अपने प्रतिनिधियों के सामने अपनी बात रख भी सकती है। जन कल्याण के कार्यों में थोड़ी सी तेजी आती है इनके आने से, ये भी याद रखना है, और आपसी सामंजस्य में सफलता होता है। जैसे बहुत सारे काम है जो बड़ी सरकारें, जैसे बड़े बड़े हाईवेज बनाने अब देश के, तो वो स्थानीय शासन की सरकार के बस की बात है, वो बड़ी सरकार ही करवा पाएगी। और स्थानीय सरकार क्या करेगी, स्थानीय सरकार एक स्थान के जो विवाद होंगे उन मसलों को सुलझा देगी। बोलो मेरी बात किस किस को समझ में नहीं है। आगे बढ़ते भाई, अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा आपसे। क्वेश्चन क्या आएगा, इंपॉर्टेंट है, 2 साल पहले भी पेपर में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में स्थानीय शासन जो है इसका विकास किस प्रकार से हुआ है। भारत में स्थानीय शासन का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ, ठीक है। स्थानीय शासन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की व्याख्या करें, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बनाए जा सकते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर पंचायती राज सिस्टम तो बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही है, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए।
स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ? विकास का मतलब डेवलपमेंट। तो भारत में तो प्राचीन काल से ही स्थानीय शासन है। बोलोगे कैसे? हमारे दादा परदादा, उनके भी दादा परदादा पंचायतें तो होती थी। बस फर्क मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमारी जो पंचायतें थी वो जातिगत आधारित थी। उन्होंने कानूनी दर्जा उन्हें प्राप्त नहीं था, वो आपसी विवाद के छोटे मोटे फैसले ले लिया करते थे। दूसरी बात हम कह सकते हैं राज्य द्वारा उनको सहायता, यानी सरकार के द्वारा उन्हें सहायता नहीं मिलती थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे स्थानीय शासन का कानून बन गया उसके बाद से ही क्या होने लगा, हमारे देश में स्थानीय शासन के कार्य क्षेत्र भी निश्चित कर दिए, उन्हें सरकार द्वारा सहयोग भी मिलने लगा और नियमित रूप से उसका चुनाव भी होने लगा। अब ऐसा नहीं है कि कुछ प्रमुख या जो ताकतवर लोग सदियों से थे वही प्रधान, वही मुखिया या वही लोग बनेंगे। अगर आप योग्यता रखते हैं, आप इलेक्शन लड़िए, आप जीत जाओगे तो आपको भी अवसर मिलेगा। ठीक है, तो कहता है भारत में अपना शासन खुद चलाने वाले समुदाय सभा मौजूद थे। मैंने बताया था पहले जातिगत पंचायत होती थी, यानी ऐसे बहुत सारी सभाएं होती थी या फिर लोगों का समूह होता था जो अधिकतर फैसले ले लिया करता था। आधुनिक समय में निर्वाचन निकाय 1882 के बाद अस्तित्व में है, यानी 1882 में एक लॉर्ड आए थे। लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड किसे कहते हैं? तो आपने सामंती व्यवस्था पढ़ी है। लॉर्ड एक तरीके से भूमि को संभालने वाला पर्सन होता है जो राजा द्वारा किसी एक भूमि क्षेत्र को दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से अंग्रेज हम पे शासन करते थे, तो अंग्रेज का जो शासन है वो अंग्रेज के राजा नहीं करते थे। यहाँ पर अंग्रेज के राजा या संसद के द्वारा वहां से एक अधिकारी भेजा जाता था जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, जिसके अंडर में पूरे हमारे भारत पे शासन होता था। उस अधिकारी को ही लॉर्ड क्या कहा जाता था। क्या कहता है, आधुनिक निर्वाचन जो है 1882 के बाद अस्तित्व में है, उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था। तो मुकामी बोर्ड कहा जाता था स्थानीय शासन के चुनाव करवाने वाले को। और साथ ही साथ 1900, देखो आपको मैंने पढ़ाया भी है और आपने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं शायद पढ़ा होगा कि जब अंग्रेजों का शासन 1757 से भारत में शुरू हुआ और 1947 तक रहा, तो इस बीच में अंग्रेजों कैसे शासन करेंगे, इस बात की जो नियम थे वो चार्टर बन के आते थे। कहाँ से? ब्रिटेन से बन के आते थे। उनमें वो नियम लिखे होते थे कि भाई कैसे शासन करेगा, वो कैसे शासन नहीं करेंगे। तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम जो आया अंग्रेजों की तरफ से, उसमें भी बहुत सारे प्रांतों में पंचायती राज सिस्टम बनाने की बात हुई थी अंग्रेजों के द्वारा कि पंचायती राज सिस्टम बनाएंगे। अब अंग्रेज पंचायती राज सिस्टम क्यों बनाना चाहते थे, कोई मुझे बताना चाहेगा? कहता है कि जो भारत था, यहाँ का कल्चर, यहाँ का प्रशासन अंग्रेजों का कल्चर, अंग्रेजों के प्रशासन से बिल्कुल डिफरेंट था। तो अंग्रेज हमारी चीजों को रूट लेवल तक गहराई से समझ नहीं पाते थे, कैसे लोग शासन करते हैं, क्या चीज समझते हैं। इसीलिए उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या कहा कि सबसे ज्यादा विवाद किसके होते हैं? छोटे मोटे मसलों के। जमीन के चक्कर में किसी ने जमीन हथिया ली, किसी की भैंस चोरी हो गई है, ऐसे छोटे छोटे मसले हो रहे थे। अरे बात समझ में क्यों नहीं? तो यहां पर हम एक ही चीज देखते हैं कि ये मसले जो है वो पंचायत सुलझा देगी। अंग्रेजों को ऐसा लगता था, इसीलिए हमारी पंचायत को उन्होंने डेवलप करने की कोशिश करी। उनका कार्यभार आसान हो जाएगा। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन के विषय में, वो लिखा हुआ है, जब संविधान बना तो स्थानीय शासन के विषय में प्रदेशों को सौंपा गया। प्रदेश का मतलब है राज्य को, राज्य को अधिकार दिए गए थे। और संविधान के नीति निर्देशक संविधान जो सिद्धांत है उसमें इसकी चर्चा की गई है। जो डीपीएसपी है उसमें क्या किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर पंचायती राज सिस्टम को डाला गया था। अब महात्मा गांधी जी का कहना था कि ग्राम पंचायत को मजबूत बनाना चाहिए। ग्राम पंचायत जितना ज्यादा मजबूत होगी, शहर तो अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं, हमें शहरों के गांव डेवलप करने, ताकि हमारा पूरा देश ही क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। और गांधी जी का कहना है था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण इसलिए वो चाहते थे ताकि अधिक से अधिक लोग शासन में अपनी भूमिका निभा सके, कोई एक ही अपना दबदबा स्थापित ना कर सके, और शासन की बागडोर एक ऐसे बागडोर हो जो सर्वसम्मति से फैसले लिए जाए। सर्वसम्मति का मतलब है सबके सहमति से। अगर ज्यादातर लोग सहमत नहीं है तो फैसले ना लिए जाए। तो गांधी जी का कहना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में सदियों से कुछ एक ऐसे तबके, कुछ ऐसी जाति, कुछ ऐसे लोग ही अमीर रहे
जिन्होंने सदियों से लोगों का शोषण करा है। आपने पुरानी फिल्में देखी होगी, पूरे गांव में एक दो ही लोग होते थे अमीर, और वो लोगों का फायदा उठाते थे, उन्हें पैसे उधार देते थे, तो कई बार उनकी जमीनें हड़प लेते थे, है ना। तो अब ये तो बात रही भाई अंग्रेजों के टाइम की। अब इसके बाद में हम देखते हैं स्थानीय शासन भारत में जब विकास कब हुआ। कहता है भारत में स्थानीय शासन के विकास के लिए संविधान में 2 संशोधन किए गए, पहला 73वां और दूसरा 74वां। 73वां संविधान संशोधन मैंने बताया था आप लोगों को ग्रामीण इलाकों से संबंधित है, और जो 74वां संविधान संशोधन है वो नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित है। इसमें अब भारत के अंदर सबसे पहले क्या किया गया, 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम रखा गया, और इसके अर्थक प्रयास से भूपृष्ठ भूमि के विकास कार्यक्रम के तहत त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की शुरुआत की गई। कहता 1952 में ग्राउंड लेवल पे जांच की गई और 3 स्तर के पंचायतों की बात की गई। 1959 में बी आर मेहता, ये ध्यान रखना, बी आर मेहता, इसकी सिफारिश की गई, और ये निकाय के लिए मदद के लिए प्रादेशिक और केंद्रीय सरकार पर ज्यादा निर्भर थे। अब कहता है बी आर मेहता जी ने सिफारिश करी कि भाई ये जो पंचायतें ये बेसिकली या तो राज्य स्तर पे या किसी प्रदेश के स्तर पर या फिर केंद्र स्तर पर उन पे निर्भर है। 1987 के बाद में बहुत सारी संस्थाओं का पुनर्गठन किया गया, और ये पेपर में बहुत बार आता है। पी के थुंगन समिति कब बनी थी, 1987 में, और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी, 1989 में। और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या लिखा, इस रिपोर्ट में लिखा कि भाई कैसे पंचायती सिस्टम काम करेगी, क्या क्या अधिकार होने चाहिए उनके पास में, कैसे चुना जाएगा, ये सारी की सारी चीजें। ब्राजील के संविधान में प्रांतीय, संघीय और नगर परिषद की व्यवस्था मौजूद है। ठीक उसी तरीके से ब्राजील की तरह भारत में भी स्थानीय शासन मौजूद है। तो ब्राजील का नाम आया है, आप नाम याद रखोगे। 73वां और 74वां संविधान संशोधन मैंने बताया था 1992 में संसद में पेश हुए, और इसके बाद में 1993 में क्या हुए, लागू हुए। ठीक है। अब देखो त्रिस्तर बनावट क्या है, 3 स्तर की बनावट को बोलते हैं त्रिस्तर। सबसे पहले आपका ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पे ब्लॉक पंचायत, और तीसरे नंबर पे आपका जिला पंचायत। ग्राम पंचायत गांव ज्यादा होते हैं तो उसकी संख्या ज्यादा है। दूसरे नंबर पे ब्लॉक पंचायत, क्योंकि कई गांवों को मिलाकर 5-7 गांवों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक पंचायत। और एक जिले में जितने भी पंचायतें आएंगी या क्षेत्र आएंगे उसकी पंचायतें जिला परिषद के अंतर्गत आएगी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन में और क्या किया गया, भाई ये जो पंचायती राज सिस्टम किया गया है, नगर निगम नगर पालिका बनाई गई, इसको कहा गया कि भैया इनके चुनाव 3 स्तर पे होंगे। अभी हमने देखा था नगर निगम के अंदर भी देखा था और पंचायती राज सिस्टम में भी देखा था, 3 स्तर पे चुनाव किया जा रहा है यहाँ पर। 3 स्तर ये है ना, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और आपका जिला पंचायत। और शहरों की अगर हम बात करते हैं, नगरों की बात करते हैं, तो नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद। ठीक है। अब इसमें और क्या क्या आ गया मैं आपको बता देता हूं कि भाई जनता इसमें चुनाव में पार्टिसिपेशन करेगी, 5 वर्षों के लिए चुनाव किया जाएगा। यदि कोई पंचायत बीच में भंग हो जाती है, यदि कोई पंचायत बीच में क्या हो जाती है, तो उस पंचायत का चुनाव जो है वो 6 महीने के भीतर होगा। दूसरी बात, एक होता है चुनाव आयोग और एक होता है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव जो आयोग होगा वो राज्य स्तर पे काम करेगा, राज्य सरकार उसको खर्च देती है, राज्य सरकार पंचायतों का चुनाव करवाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, राज्य सरकार, क्लियर है। और राज्य सरकार के क्या किया गया है, 29 विषयों को हस्तांतरित किया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है भाई, चुनाव से रिलेटेड तो इसके कोई डाउट नहीं है। भारत में कोई भी इलेक्शन है, अगर वो चीज भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है, व्यक्ति मर जाता है, तो 6 महीने के भीतर इलेक्शन होता है। तो इसका भी वही कॉन्सेप्ट है। आरक्षण की बात करेंगे भाई, आरक्षण का कहने का मतलब है कि इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों का दबदबा हो जाए, तो इसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षण की गई है। 1/3 सीटों का मतलब है, या तो आप ऐसे कह लो जितने लोगों, जितनी पंचायतें खड़ी हो रही है उसमें से 1/3 महिला होगी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 1 साल चुनाव हुआ, फिर अगले 6ठे साल में चुनाव होगा 5 साल बाद, फिर अगले 11वें साल में होगा चुनाव। पहला चुनाव यह हुआ, यानी जैसे एक साल एक चुनाव हुआ, फिर 6ठे साल हुआ, फिर 5वें साल, क्योंकि 5-5 साल का गैप होगा ना।
इसके बीच में देखोगे 5 साल का गैप दिखेगा, इसके बीच में देखोगे 5 साल का गैप दिख रहा है आप लोगों को। तो कहता है कि यदि इनका जो चुनाव है 5-5 साल के गैप में होगा, ये याद रखना है आप सभी को। और जो महिलाएं हैं, जैसे पहले साल महिलाएं खड़ी नहीं हुई, दूसरे साल भी नहीं हुई, मतलब दूसरी बार भी नहीं हुई, अब 3 में से 1/3 का मतलब क्या होता है, 3 बार इलेक्शन होंगे, उसमें से 1 बार ऐसा होगा कि पूरी महिलाएं खड़ी होंगी और कोई नहीं, ऐसा होता है। परंतु हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है, पुरुष प्रधान है। जब महिलाएं ही चुनाव में खड़ी होती है, पुरुष नहीं होते, तो महिलाओं को पहचानता नहीं, क्योंकि महिलाएं तो घूंघट में रहती है। तो महिला के साथ उसके पति की भी फोटो, महिला की इतनी सी फोटो तो उसके पति की इतनी बड़ी फोटो लगाई जाती है, फलाने की बहू, फलाने की पोती, है ना, उसकी बेटी, इस तरीके से चुनाव में। और एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि महिलाएं बन तो जाती है प्रधान, परंतु उनका सारा काम जो है वो पुरुष करते हैं। इवन महिलाएं जो अपने ऑफिस में भी नहीं जाती प्रधान बनने के बाद में, बस उनके सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं, तो सारे काम होते रहते हैं। एक पंचायत नाम की वेब सीरीज है, उसको आप देखना चाहो तो उसमें आप देख, उसमें आपको ये दिखाया भी गया है, आप उसका एक ही सीजन देख लो, वैसे तो मजेदार है, सारे सीजन देखने चाहिए, कोई बात नहीं, तो देख सकते हो आप, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आप लोगों का, मंजू देवी नाम होता है। आगे देखो क्या कहता है, महिलाओं के लिए तो 1/3 सीटें आरक्षित हो गई। या तो ऐसा देख लो कि हर साल भी कर सकते हो आप ऐसे, अगर 300 पंचायतें एक राज्य में, अगर एक राज्य में, तो उसमें से 100 पंचायतों पर महिलाएं ही खड़ी होंगी। आप अगर 3 साल में 1 साल नहीं कर रहे तो ऐसे। बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने कि महिला सशक्त क्यों नहीं हो रही। अगर अपॉर्चुनिटी भी मिलती है महिलाओं को, परंतु हमारे यहाँ पर पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप लड़कियां हो ना, अभी आप घर में हो, अपने घर में आप अपने हिसाब से रहते हो, खाते हो, कपड़े पहनते हो, लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी ना कल को, हमारे देश में इलेक्शन लड़ने के लिए 25 साल की उम्र चाहिए, कम से कम मिनिमम। और अधिकतर महिलाएं 25 साल तक तुम देखते हो, अधिकतर उनकी शादी हो जाती है। कुछ एक बहुत सी होंगी जो नहीं हो पाती, जिनकी या करती नहीं है, वो अपनी इच्छा भी हो सकती है या हो नहीं पाती, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी की भाई पहले भी शादी हो जाती है, किसी की बाद में भी होती है, मैं यही बता रहा हूँ। लेकिन अधिकतर महिलाएं जब उनकी शादी हो जाती है ना, तो वो अपने ससुराल में ना अपने पति, अपने ससुर, उनके अकॉर्डिंग रहती है। अगर आज भी गांव के इलाकों में ऐसी धारणा लोगों के मन में है कि महिलाएं पुरुषों से बड़े काम नहीं करती, महिलाएं जो है वो पुरुषों से, फिल्म देखी है मेरी शादी में जरूर आना है, उस लड़की का पीसीएस एग्जाम क्लियर हो जाता है, वो जिला कलेक्टर बनने वाली होती है, ठीक है। तो और उसका जो मतलब शादी जिससे कर रही होती है, उसकी शादी किससे होती है, वो एक नॉर्मल क्लर्क होता है। तो उसकी एक बहन बोलती है, तू सोच तू कहाँ जिलाधिकारी बनेगी और वो कहाँ एक क्लर्क। ये थोड़ी ना होता है। आपने शायद पूरी फिल्म नहीं देखी, आप पूरी फिल्म अगर देखोगे, मेरी शादी में जरूर, जब शादी के टाइम पे वो उसकी सिस्टर उसको ये बात बोलती है कि तू मत कर उससे शादी, भाग जा भाग जा, तो वो चली जाती है। राजकुमार राव है भाई, मुझे नहीं पता किसकी, जो स्त्री 2 में भी है, 1 में भी है, लेकिन तो एक धारणा मन में बन गई। उस लड़की की जो हीरोइन है, उसकी बहन ने उसको बोला कि तुम कहाँ, क्या कहते हैं, पीसीएस ऑफिसर बनोगी, वो कोई एक नॉर्मल सा क्लर्क, तुम कैसे मैच होगा तुम्हारा, है ना। तो इस तरीके से आज भी लोगों के मन में धारणा है ये कि महिलाएं कम कम इस तरह का काम करे, ज्यादा इस तरह का काम ना करे। और दूसरी बात जो वो होती है, क्या नाम है, लड़की लड़के की फैमिली वाले क्या बोलते हैं, जब वो कहती है कि कल को तो इसका पेपर क्लियर हो गया, कल को ये जॉब करेगी, तो लड़के के घर वाले क्या बोलते हैं, ना हमारे घर की महिलाएं जो है वो बाहर काम करने नहीं जाएंगी, वो घर में ही काम करेगी। हाँ, तो आप क्या देखोगे, आज भी महिलाएं इसलिए पुरुषों के अधीन ही है,
और महिला और पुरुष जो है वो पुरुष का ही वर्चस्व उस पर देखने को मिलता है। शहरों में हालांकि ये चीज़ अब धीरे धीरे कम हो रही है, नॉर्मलाइज हो रही है, परंतु गांव में आज भी लोगों के मन में ये धारणा है। इवन तुम देखोगे, मैं आपको एक्चुअल में बताऊं, जो फैमिली जितनी रेपुटेड मिलेगी आपको, उसमें ये झोल ज्यादा देखने को मिलेगा। प्रथाएं, हमारे घर ऐसा नहीं होता, ये चीजें गलत है, पल्ला वृद्धा प्रथा जो है वो ठीक नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब ये चीजें ऐसे देखने को मिलती है। तो महिलाएं आज भी संघर्ष कर रही है। इसके बाद में अनुसूचित जाति जिसे एससी बोलते हैं, और अनुसूचित जनजाति जिसे शेड्यूल ट्राइब्स या एसटी बोलते हैं, इनके लिए भी सीटें क्या है, आरक्षित की गई है। इसके बाद में जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे बोलते हैं, उनके लिए भी भाई आरक्षण दिया हुआ है, या सरकार सबके लिए। इसी हमारे यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग है। अब ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर हिंदू ही आएंगे, इसमें ईसाई भी आते हैं, पंजाबी भी आ सकते हैं, सिख लोग भी आ सकते हैं, मुस्लिम भी आ सकते हैं, परंतु ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग कहता है इस आरक्षण का लाभ आज महिलाएं सरपंच पद पर ले रही है। ये लाइन आप देख रहे हो, बहुत सारी जगह पर महिलाएं सशक्त भी हो रही है और बहुत सारी जगह नहीं भी हो रही, जैसा कि हमने अभी चर्चा करी। बहुत जगह पर देखो, हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो इस समय महिला ही है, तो हम कह सकते हैं महिला सशक्त हो भी रही है। परंतु हमारे ही देश का एक नकारात्मक पक्ष ये है कि लड़की को, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें क्लास 12 तक पढ़ाया तक नहीं जाता, ये भी इसका नकारात्मक पहलू है। भारत के अनेक प्रदेशों में आदिवासी वाले क्षेत्र हैं और लगभग 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान से उन्हें दूर रखा गया है, परंतु 1996 में एक अलग कानून बनाया जिसमें पंचायती राज प्रावधान इन क्षेत्रों में शामिल कर लिए गए। आदिवासी ट्राइब से होना और आदिवासी होने में बहुत अंतर है। एक जैसे सिख है, और एक सिख ऐसा भी है, जैसे हमारे देश के कौन बने भाई, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे, वो भी सिख थे। और हमारे देश में ऐसे भी सिख हैं बहुत से जो कहते हैं हमें भारत से अलग करो, हमें खालिस्तान बनाना है। तो एक ही देश के अंदर आपको दो अलग अलग एक्सपेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप ये कहते हो कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति वो भी एक आदिवासी है, वो एक आदिवासी नहीं है, वो आदिवासी जाति से बिलोंग करती है, और उसके थ्रू हमें जब भी ये बात होती है ना कि वो एक आदिवासी है, वो एक आदिवासी नहीं है। आज वो जिंगलाला जिंगलाला हो नहीं करती है, आज भी उसका पहनावा एक सभ्य लोगों की तरह है, खान पान उसका सभ्य लोगों का है। व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं होती, बस वो एक आपको एक नजरिया दिया जा रहा है कि वो देखो कितनी छोटी जाति से संबंध, फिर इस जाति से संबंध रखती थी, जहां लोगों को संसाधन नहीं मिलते, लेकिन उसने विकास करके कैसे आगे बढ़ी है, हम ये कह सकते हैं। कम्युनिटी से आने से मतलब क्या बनता है, अब बताओ। एक कम्युनिटी किसी की पहचान थोड़ी बन सकती है, वो बस एक मिसाल के तौर पे दिया जाता है कि भाई देखो वो एक बैकवर्ड क्लास से संबंध रखती थी, लेकिन तब भी वो हमारे देश में कितना आगे बढ़ के आई है, उसने कितना डेवलपमेंट किया है, कितना विकास किया है। ठीक है।